चलो ये स्टार्ट करते हैं क्लास। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। सीएमए फाउंडेशन की आपके मॉड्यूल का एक अनसोल्ड क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करना है। और जिसने जिसने प्रैक्टिस कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करते ही समझ में आ जाएगा आपको 70-80% तो करना क्या है क्वेश्चन में। उसके बाद कुछ एंट्री होंगी वो बता दूंगा आपको। देखो, Mr. Arvind Kumar had a small business enterprises. Small business enterprises. He had given the trial balance as at 31st March 2015. You are required to prepare final account of Mr. Arvind Kumar. इतनी बात बोलिए, आपको फाइनल अकाउंट बना के देने हैं मिस्टर अरविंद कुमार। कैपिटल मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बुक के अंदर दिया हुआ है पहले से ही ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब डेबिट साइड दिया हुआ है, इसका मतलब मशीन में से ऑलरेडी लेस किया जा चुका है। अगर यही डेप्रिसिएशन और मशीनरी क्रेडिट में दिया होता है, इसका मतलब होता प्रोविजन है। तो आप जगह देखकर भी पहचाना करो इस चीजों को, ठीक है ना, कि डेबिट में या फिर क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, इसका मतलब इसमें से लेस हो चुका है, सिर्फ पीएनएल में डालना है और कुछ नहीं करना। रिपेयर ऑफ मशीनरी आपको पहले से पता है, वेजेस पता है, सैलरी पता है। क्या इनकम टैक्स पता है आपको कहां पर जाएगा? इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट मैंने आपको एडजस्टमेंट में लिखवा रखी है। ये इनकम टैक्स का क्या करना होता है। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, अगर ऑनर का इनकम टैक्स है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये एडजस्टमेंट में आपको लिखवा दिया था क्लास के अंदर, ठीक है। कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 1.13। इसका मतलब भी यही है, डेबिट में है तो ठीक है, इसका मतलब बिल्डिंग वाली वैल्यू में से डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑलरेडी लेस है। फिर परचेज रिटर्न सेल सिटी बैंक। अब बैंक देखो कहां पर दिया हुआ है, बैंक की वैल्यू दी है मुझे क्रेडिट में। बैंक की वैल्यू अगर क्रेडिट में दी है, इसका मतलब यह है बैंक ओवरड्राफ्ट है। अक्रूड इनकम, सैलरी आउटस्टैंडिंग। कोई बताएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप इसका? अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट में ही होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, किसी को बताओ? यस, वेरी गुड। चलो ठीक है, आप सबने बताया। अब सुनो ध्यान से, सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, जो लास्ट में अभी आपने आंसर दिया था वो गलत था। सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, लाइबिलिटी में लिखेंगे इसको बस। पीएनएल में क्रेडिट कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये खर्चा है। पीएनएल में क्रेडिट में वही चीज आएगी जो इनकम होती है, या फिर प्रोविजंस होते हैं तो वो आते हैं थोड़ी एडजस्टमेंट्स में। लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां पर आना चाहिए? सैलरी आउटस्टैंडिंग आना चाहिए पीएनएल में डेबिट साइड, बिल्कुल आना चाहिए। अगर वो एडजस्टमेंट में होता तो यहां पर आता, बट एडजस्टमेंट में नहीं है। ये कहां पर दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सिर्फ कहां डालेंगे? बैलेंस शीट में डालेंगे, वो भी लाइबिलिटी में। किसी को डाउट है तो बताओ। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी चीज क्रेडिट में होगी, कोई भी आइटम क्रेडिट में होगा, इसका मतलब है वो लाइबिलिटी है या फिर इनकम है। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं हो सकती, लाइबिलिटी हो सकती है, इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाएगा। क्रेडिट वाले आइटम्स जितने भी होंगे या तो लाइबिलिटी होंगे या तो इनकम होंगे। ये लाइबिलिटी है तो फिर लाइबिलिटी में जाएगा बस। सैलरी में ऐड ना करें, पीएनएल में क्रेडिट बिल्कुल ना करें, ठीक है। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं होगा। बी आर बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अलग से, ठीक है। कि पीएनएल में इसको क्रेडिट में लिख देना तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए इसको कहां पे लिखवाया मैंने आपको? पीएनएल में क्रेडिट साइड। फिर बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आता है। बैड डेट्स पीएनएल में डेबिट होते हैं। डिस्काउंट ऑन परचेज, क्या करा जाए डिस्काउंट ऑन परचेज का? एक स्पेशल ट्रीटमेंट और है, डिस्काउंट ऑन परचेज। यानी कि जब हम माल खरीद रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे, उस टाइम हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट ऑन परचेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए पीएनएल में क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स पे हम प्रोविजन वगैरह बना लेंगे, अगर बोलेगा तो बैड डेट्स वगैरह निकाल लेंगे। क्रेडिटर है और ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं हम। एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज गिवन स्टॉक एज ऑन 31st मार्च, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हमें, एक इसकी जरूरत थी। नेक्स्ट राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन मिल गया। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वाले हमने अप्रूवल पे दिए हैं किसी कस्टमर को 12,000 रुपए में,
सुनने ध्यान से इस एंट्री को, थर्ड एंट्री को बहुत ध्यान से सुनो। मैंने किसी कस्टमर को गुड्स दिया 10,000 रुपए का, कितने में दिया? 12,000 में। अप्रूवल पे दिया, इसका मतलब वो बाद में बताएगा कि लेना है या नहीं लेना। ठीक है, कब दिया मैंने? 31 मार्च को, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बिफोर 1 डे, एक दिन पहले ही दे दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कस्टमर के पास कुछ ना कुछ टाइम तो होगा बताने के लिए, इतनी बात आती है समझ में। अब उस कस्टमर ने 31 मार्च तक नहीं बताया तो क्या करना है? उसको सेल्स रिटर्न मानना है। मैंने पहले भी बताई थी ये ट्रीटमेंट, सेल्स ऑन अप्रूवल वाली। सेल्स में से आप लेस कर दोगे 12,000 रुपए, क्योंकि मैंने सेल्स 12,000 की दिखाई होगी। डेटर्स में से लेस कर देंगे 12,000, क्योंकि डेटर्स 12,000 के क्रिएट हुए होंगे। फिर हम 10,000 रुपए से अपना स्टॉक बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। हाँ हाँ, 10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ा लेंगे अपना। फिर कहता है 24,000 पेड रेंट, रेंट पे करा है तो पीएनएल में डेबिट होना चाहिए। यहां तक की बात इतनी है ऑफिस का। पर डेबिट हमने किसको कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट में, जो इंक्लूड था डेटर्स में। किसी को समझ आई इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? 2400 रुपए मैंने रेंट दिया, गलती से डेटर में डाल दिया, तो डेटर में से हटाओ और रेंट में डाल दो, खत्म। और कुछ नहीं करना इसका। फिर जनरल मैनेजर कमीशन मांग रहा है, कितने परसेंट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैंने कहा ठीक है, जनरल मैनेजर को कमीशन दे देंगे 10% आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन किसी ने पूछा था क्लास में, तो आज ये टॉपिक भी आ गया, तो इसको भी ध्यान से देख लें। आफ्टर चार्जिंग वाले कमीशन में क्या करना है? नेट प्रॉफिट जो भी आएगा उसका 10/1110 कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे 10? अभी सॉल्व करके बता दूंगा मैं। 1110 क्यों करेंगे अभी समझा दूंगा। वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन, वर्क मैनेजर को कमीशन देना है 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड हिज ऑन। यानी वर्क मैनेजर को पहले कमीशन देना है जनरल मैनेजर से, और बिफोर वाला देना है खुद से भी बिफोर वाला। तो 12% नेट प्रॉफिट का करेंगे, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसका क्या कर देंगे? डायरेक्ट 12% करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बिफोर वाला कमीशन। चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक एंट्री और रह गई थी, एंट्री नंबर 6। चलिए, एंट्री नंबर 6 भी आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपना बना लेंगे हम अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो भी है। ट्रेडिंग पीएनएल ड्रॉ कर लेते हैं, साथ में ड्रॉ कर लेंगे बैलेंस शीट। देखिए, ये हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल। इसके नीचे बना देंगे पीएनएल, ऊपर बना देंगे ट्रेडिंग। ठीक है, और साथ में एक ड्रॉ कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लिया और अपना ट्रेडिंग पीएनएल का भी बना लिया। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट।
रुपीज एंड रुपीज, देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए सबसे पहली एडजस्टमेंट जो दे रखी है उसको देखते हैं। कहता है स्टॉक है आपके पास 60,000 का, ठीक है जी। बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए की एंट्री सबसे पहले कर दो क्लोजिंग स्टॉक की, साथ में ही इसको बैलेंस शीट में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का हमारे पास, 60,000 रुपए का। और एक एंट्री और थी स्टॉक विद कस्टमर वाली, वो भी यहाँ लिख देंगे, स्टॉक विद कस्टमर अलग से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐड करके भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी लिख देंगे स्टॉक विद कस्टमर वाली एंट्री, स्टॉक विद कस्टमर, जो कस्टमर के पास स्टॉक है अप्रूवल वाला। अगला कहता है बेड डेट हुआ है फर्दर 6,000 रुपए, 5% प्रोविजन बनानी है। कुछ बेड डेट्स पहले से था और नया बेड डेट्स कितना हो गया एडिशनल, 6,000 रुपए का, ठीक है जी। साथ में इस बेड डेट को करना क्या है, डेटर में से भी तो माइनस करना है। यहाँ पर एक एंट्री और लिख रहा हूं मैं, देखो डेटर्स में से बेड डेट्स के कितने रुपए माइनस करने हैं, 6,000 रुपए। जब आप बेड डेट माइनस करोगे यहाँ पर तो कितने रुपए माइनस करोगे, 6,000 रुपए बेड डेट वाले माइनस करोगे, ठीक है, डेटर में से। अगली एंट्री देखो फिर, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपए हमने अप्रूवल पे दिए थे कस्टमर को 12,000 रुपए में, तो सेल्स हुई थी 12,000 की। सेल्स में से मैंने बताया था आपको लेस कर लेंगे 12,000 रुपए अप्रूवल वाले, स्टॉक बढ़ा लेंगे कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। साथ में 3 एंट्री होती है इसकी, अप्रूवल वाली सेल को डेटर से भी माइनस करना पड़ता है, 12,000 रुपए डेटर्स भी तो कम करने पड़ेंगे, साथ में स्टॉक बढ़ा लेंगे हम 10,000 रुपए से। ये ट्रीटमेंट भी हो गई खत्म। नेक्स्ट एंट्री पे 2,400 रुपए का अगर आपने रेंट पे करा हुआ है, डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट को, जो इंक्लूड कहां पर है, डेटर्स में, तो इसको रेंट में डाल दो 2,400 रुपए को P&L में, और डेटर में से हटा दो, बस इतनी एडजस्टमेंट करनी है इसकी। रेंट वाला पॉइंट हमने गलत कर दिया था, लैंडलॉर्ड को दिए और डेटर में डाल दिया, गलत कर दिया, तो डेटर में से हटा दो उसको और कहां डाल दो उसको, रेंट में। हो गई एंट्री ठीक। फिर कमीशन की बात कर रहा है, तो पहली एंट्री हो गई क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी बेड डेट्स की, अच्छा 5% प्रोविजन भी बनाना था, तीसरी एंट्री अप्रूवल सेल की, चौथी एंट्री रेंट की। तो 4 एडजस्टमेंट मैंने कर दी, जो चीजें जहां जानी थी। अब सबसे पहले देखो कैपिटल गिवन है 1,00,000 रुपए की, फिर मशीनरी गिवन है 36,000 रुपए की, चलो जी कैपिटल लिख दो। कैपिटल कितनी है, 1,00,000 रुपए की। मशीनरी कितनी है, 36,000 रुपए की। सॉरी, मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे बाहर लिख देते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है। डेप्रिसिएशन है मशीन पे देखो 4,000 रुपए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपए। अगला बताओ रिपेयर कितना, 5,200 रुपए, रिपेयर है 5,200 रुपए। अगला वेजेस, वेजेस है 54,000 का, अच्छा ये ऊपर आएगा, नीचे लिख देते तो गलत हो जाता। वेजेस कितना, 54,000 रुपीज। सैलरी 21। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ क्या करना चाहिए, बताओ मुझे कोई फटाफट। इनकम टैक्स कहां पे डालूं, P&L में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड या फिर कहीं और। ओके गुड, कैपिटल से माइनस बिकॉज इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस। 1,000 रुपीज का इनकम टैक्स पे करा है मिस्टर अरविंद का, तो ठीक है जी, ये ड्राइंग वाला पार्ट होता है। इनकम टैक्स हमेशा कैपिटल से माइनस करेंगे, 1,000 रुपए माइनस, और कुछ नहीं करना। कैश इन हैंड 4,000 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000, तो कैश की एंट्री भी कर देते हैं यहाँ पर। कैश आ गया आपके पास 4,000 रुपए। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000, 149। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, कैश गया, लैंड बिल्डिंग है। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000 रुपए, डेप्रीशिएशन ऑन
लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग पे ही लगता है डेप्रिसिएशन, वैसे लैंड पे लगता नहीं है। ठीक है, 5,000 रुपए। अगला परचेज करी हमने 2,50,000 रुपए की, परचेज भी डाल देते हैं। परचेज हुई है हमारी 2,50,000 की, परचेज रिटर्न माइनस कर दो इसमें से, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी इसमें से। परचेज रिटर्न नेक्स्ट एंट्री में ही दे रखी है, 3,000 रुपए की परचेज रिटर्न है, तो परचेज बचेगी 2,47,000, 247,000। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना इमीडिएट। सेल्स 498, 498 में से अगर 12 चला जाएगा तो बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 4,86,000, 4,86,000 सेल्स भी हो गई, परचेज रिटर्न, ये सारी एंट्रीज हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंक मिला मुझे क्रेडिट साइड में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 7,600 रुपए का, बैंक ओडी 7,600 रुपए, ये सिटी बैंक वाला, सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्रूड इनकम बताओ जी, कहां पर लिखूं एक्रूड इनकम को? एसेट्स। ओके ठीक है, एक ही जगह जाएगा, ये याद रखना, एक ही जगह जाएगा, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में है तो एक्रूड इनकम को यहां पर नहीं लिखना क्रेडिट में। अब पीएनएल में क्रेडिट में वही चीजें आएंगी जो यहां पर क्रेडिट में हो, ठीक है ना। जो डेबिट में है इसका मतलब ये पिछले बार की कोई एक्रूड इनकम है, पिछले साल की इनकम है, इस साल की नहीं है, करंट ईयर की नहीं है। तो अब एक्रूड इनकम की एंट्री कर लेते हैं, फिर हम एक्रूड इनकम पे आ गए थे 3,000 रुपए। तो एक्रूड इनकम डायरेक्ट एसेट्स में आएंगे, लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो पीएनएल में क्रेडिट भी होता। एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह आएगा एक्रूड इनकम। 3,000 रुपए यहां पर आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपए, बिल रिसीवेबल 30,000 रुपए। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं पहले, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दिया हमने 4,000 रुपए। और है बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल था हमारा 30,000 रुपए का, बी आर डाल देंगे यहाँ पर 30,000 रुपए। डेटर की एंट्री अभी कर देंगे, बी आर तक आ गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है 10,000 का, ओल्ड प्रोविजन, कौन सा वाला? ओल्ड वाला, जो गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपए। बिल्स पेबल 16,000 रुपए, और बेड डेट्स पहले से हैं 2,000 रुपए, बेड डेट्स भी दिए हुए अगले, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपए का। उसके बाद डिस्काउंट ऑन परचेज है 7,080 का, तो डिस्काउंट ऑन परचेज ये भी आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन परचेज वाला 7,080, डिस्काउंट भी आ गया। डेटर 70,000 का, एक एंट्री ऊपर से कोई सी छोड़ी थी मैंने। बिल्स पेबल 16,000 के हैं, डेटर्स 70,000 के, ठीक है। पहले बिल्स पेबल लिख देता हूँ 16,000 के, और डेटर्स भी लिख दिए हमने 70,000 के। प्रोविजन कितना बनेगा डेटर्स पे बताओ? 5% बनाना है प्रोविजन, कितना आना चाहिए? कैलकुलेट करें फटाफट। 70,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 और माइनस 2400, सारी चीजें घटाने के बाद बैलेंस आ रहा है 49,600 रुपए, और 5% प्रोविजन बन रहा है इसका इंटू 5%, 2480 का प्रोविजन बन रहा है, 2480, 49,600 में से लेस कर देते हैं, तो डेटर की वैल्यू आ गई 47,120 रुपीज, 2480 प्रोविजन। किसी को प्रोविजन ना समझ में आया हो तो बताएं, नया प्रोविजन बना 2480, खत्म कहानी, बना दिया प्रोविजन। तो बिल्स पेबल लिख दिया, बेड डेट्स लिख दिया, डिस्काउंट ऑन परचेज लिख दिया, डेटर्स लिख दिया, क्रेडिटर है 62,520 का, और ओपनिंग स्टॉक रहता था तो ओपनिंग स्टॉक भी डाल देते हैं, 74,000 का दिया हुआ है। साथ में क्रेडिटर 62,520 तो क्रेडिटर भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्रेडिटर भी आ गया 62,520।
किसी को पूरे क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। पूरा क्वेश्चन कर लिया हमने, सिर्फ 2 एंट्री रहती हैं बस, वो एंट्री अभी समझाता हूँ। टोटल लगाते हैं पहले, जीपी निकालते हैं। क्रेडिट साइड में 4,86,000 प्लस 60 प्लस 10, टोटल विल बी 5,56,000। 556 gross profit difference will be called gross profit, minus 74 minus 247,000 minus 54, 1,81,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 1,81,000 का ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लो यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,81,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया डन। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, क्वेश्चन जरा सा रह गया है बस। ये क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं पहले। 1,81,7,080 प्लस 10,000, टोटल आ गया 1,98,080। 1,98,080 198,080 लेस कर दो इसमें से सब, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा साइड में लिख लेंगे। माइनस 8,000, 2,400, 4,000, फिर 2,000 और 21,000, 5,000, 2,480। मैंने सब कुछ लेस किया तो आया 1,50,000। 1,50,000 का प्रॉफिट आया। अब देखो मैनेजर को कमीशन कैसे देना है, ध्यान से देखें एक बार फटाफट। पहले मैनेजर को कमीशन कितना देना है? जनरल मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। लिखा है मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन एट 12% ऑन नेट प्रॉफिट। वर्क मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर से पहले वर्क मैनेजर को देना है। एंड हिज ऑन, इसका मतलब इसको भी खुद से पहले ही देना है। ठीक है, ठीक है। तो इसका कर देता हूं मैं। देखो एक बार यहां पर कितने परसेंट है? 12%। पहले हम वर्क मैनेजर को कमीशन देने जा रहे हैं, तो वर्किंग नोट में यहां पर आप क्या करोगे? वर्किंग नोट बना लोगे और 1,50,000 रुपए का 12%, 1,50,000 का 12% है 1,80,000 रुपए। बस सॉरी, गलत कर दिया मैंने, ये एक जीरो ज्यादा लगा दिया। 18,000 रुपए 12% कमीशन दिया हमने वर्क मैनेजर को। वर्क मैनेजर को जब कमीशन दिया तो आया कितना? 1,80,000। अब यहाँ पे लिख दो टू वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर का कमीशन कितना दिया हमने? 18,000। अब जनरल मैनेजर को दे दो। जनरल मैनेजर इज गिवन कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ठीक है, जनरल मैनेजर को भी दे देते हैं कमीशन। अब बताओ जनरल मैनेजर को किस पे दोगे? 1,50 में से तो हमने 18,000 पहले ही दे चुके हैं। 1,50 में से 18,000 लेस करो पहले, तो 18,000 बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट बचा है अब 1,32,000 रुपए। 1,32,000 का 10/1110 करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर वाला कमीशन है। ऐसा क्यों करा अभी बताता हूँ। 1,32,000 का इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1110, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 12,000 रुपए। अब बताओ हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा अल्टीमेटली? अगर 1,32,000 में से 12,000 रुपए भी दे देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे? 1,20,000 रुपए। इसका 10% मांग रहा था वो, लिखा था ना आफ्टर चार्जिंग, यानी इसका कमीशन घटाने के बाद, लेकिन हमें कमीशन पता ही नहीं था 12,000। ठीक है, 12,000 रुपए का जो भी कमीशन है वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% मांग रहा है जनरल मैनेजर। इसलिए हमें क्या करा? 10 बटे में 110 डाला। ठीक है, 10/1110 इसीलिए किया था ताकि वो आफ्टर चार्जिंग ऑटोमेटिक। अब इसका देखो, इसका 10% ही तो है ये, बट यहां से कैसे निकालना पड़ेगा? 10/1110।
चलो जी, अब जनरल मैनेजर को भी कमीशन दे देते हैं। जनरल मैनेजर को कमीशन दिया हमने 12,000 रुपए का, तो नेट प्रॉफिट कितना आया हमारा 1,20,000 रुपए। नेट प्रॉफिट आया 1,20,000 रुपए। अब ये दोनों खर्चे आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे, पेड नहीं माने जाएंगे। पहले भी मैंने बताया था कोई सी भी ट्रांजेक्शन आएगा तो हमेशा उसको आप क्रेडिट मानोगे, अदरवाइज इसको कैश में से लेस करना पड़ेगा। इतनी ट्रीटमेंट नहीं मानते हम, हमेशा क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। तो वर्क मैनेजर, जनरल मैनेजर अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में भी जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पर आउटस्टैंडिंग वर्क मैनेजर कमीशन 18,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग जनरल मैनेजर कमीशन 12,000 रुपए, 18,000 और 12,000 रुपए। और नेट प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दो। नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा 1,20,000 रुपए। पूरे क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताएं। 1,20,000 और 2,20,000 में से 10 गया तो 2,19,000 रुपए। नो डाउट्स, टोटल लगा देते हैं फिर। 2,19,000 प्लस 62,520 16,000 4,000 7,600 18,100 3,39,120। हेमंत आ गया समझ में? ठीक है, हाँ तो कमीशन ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। 36,000 4,000 149 3,000 60 10 और 34,7,120 339,120 339,120। तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम्स के अंदर तो 20 मार्क्स के लिए आएगा। इस तरह का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन अगर आ गया फाउंडेशन के एग्जाम में, अगर पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन सीए वाले में। और सीएमए में आता है तो छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑप्शनल का आता है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन करना आएगा तभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने आ जाएंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में बाद में करा दूंगा, जब एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर ऑप्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा ट्रिक्स। बट एटलीस्ट ये बनाने जरूर आने चाहिए अकाउंट, अदरवाइज वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें एंट्री कहीं से भी पूछ लेगा बीच में से। पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई सी भी एंट्री उठा के बीच में से पूछ ली जाएगी, तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन आना भी जरूरी है। इसलिए एक बार सिलेबस को ऐसे करें बिल्कुल फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा तो आपने बड़े क्वेश्चन करे ही नहीं, ये नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे छोटे क्वेश्चंस। चलिए जी आगे देखते हैं। और ठीक है, ये डाउट्स था, ये तो मैंने ले लिया। ठीक है, इसके अलावा मुझे और क्वेश्चंस कराने थे। ठीक है, देखो जी, एक क्वेश्चन रीड करते हैं। और तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हरिओम एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ऑलरेडी एग्जाम में 20 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वो डेट से कंफ्यूज मत होना, वो दोनों डेट एक हैं, थोड़ा सा कुछ एरर रह गया होगा ये। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं अपना। कैपिटल गिवन है, फर्नीचर गिवन है, परचेज गिवन है, डेटर है, इंटरेस्ट ऑन दे रखा है क्रेडिट साइड में। ठीक है, सैलरी है। अगर क्रेडिट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन तो पीएनएल में जाएगा। डेबिट में दिया होता है इंटरेस्ट अक्रूड तो एसेट्स में जाता। दोनों में फर्क होता है। अक्रूड मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न मतलब रिसीव। इंटरेस्ट अर्न लिखा है, अक्रूड नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो क्रेडिट में डाल दें पीएनएल में डायरेक्ट बस। सैलरी दे रखी है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, वेजेस है, रेंट, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्रेडिटर, ड्राइंग्स, प्रोविजन फॉर बैड्स एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ओपनिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पर, ऑफिस एंड एक्सपेंस एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्रिशिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है 2,000 रुपीज का लास्ट में। चलिए जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है आपको, कहता है डेप्रिशिएट लगाएं फर्नीचर पे, डेप्रिशिएट करें फर्नीचर को बाई 10%। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कहती है डेप्रिशिएट करें फर्नीचर को 10%। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज
created to the extent of 5% on sundry debtors. A salary to the month of March 2018 amount 3000 unpaid. ठीक है, which must be provided for. ठीक है, सैलरी इंक्लूड है, प्रीपेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, दोनों एंट्री. इंश्योरेंस 2000 का प्रीपेड है. प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8000, स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस 6000, क्लोजिंग स्टॉक में 60000. इतनी चीजें दे रखी हैं एडजस्टमेंट्स में. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे. ये भी 20 मार्क्स में आया हुआ एग्जाम्स का क्वेश्चन. चलिए जी, तो इस क्वेश्चन को पिक करते हैं यहाँ से. और ये 3 एडजस्टमेंट्स और रहती हैं अपनी, तो ये 3 एडजस्टमेंट्स और ले लेते हैं. सेम वही फॉर्मेट अपना, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट्स. रुपीज और ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये अपना तैयार हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हरिओम का. इसके ऊपर बन जाएगा हमारा ट्रेडिंग और एक बना लेते हैं हम बैलेंस शीट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली अपनी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी. एंड रुपीज. ठीक है, देखें आप क्वेश्चन. पहली एडजस्टमेंट क्या रही थी, डेप्रिसिएशन के लिए. डेप्रिसिएशन लगाना था 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. अब फर्नीचर को देखो और डेप्रिसिएशन को देखो. फर्नीचर 20,000 रुपए का है और इस बार डेप्रिसिएशन कितने का है, ये 2,000 रुपए का. ठीक है ना, तो फर्नीचर पे हम लगा लेंगे डेप्रिसिएशन. इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, ये दो जगह जाएगी. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. साथ में इसमें कहाँ और कहाँ लगाओगे, बैलेंस शीट में से, फर्नीचर में से लेस भी कर देंगे डेप्रिसिएशन को. तो जब यहाँ पर आप लिखोगे फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का था, अभी देखा हमने 20,000 रुपए का. ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ था इस पे, तो ऑलरेडी जो प्रोविजन दिया था वो माइनस कर दो 2,000 रुपए, वो भी. और इस बार हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%. दो 20,000 का 10% कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए. तो फर्नीचर बचेगा कितना, 16,000 रुपए का. अभी डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने, 2,000 रुपए. ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दो, खत्म. पुराने वाला मत लिख देना, पुराने वाला क्रेडिट में लिखा हुआ है. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में से लेस करना है. प्रोविजन बनाया था हमने पिछले साल, एसेट्स में से लेस नहीं किया होगा, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, लेकिन अगर यही लिखा होता डेप्रिसिएशन डेबिट में, इसका मतलब फिर होता कि एसेट्स में से लेस कर दिया गया है. डेबिट में लिखने का मतलब, क्रेडिट में लिखने का मतलब है भी प्रोविजन में ही पड़ा है वो पैसा. परचेज देखें फिर, अच्छा परचेज सॉरी एडजस्टमेंट देख रहे थे हम. अगली एडजस्टमेंट, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% का. तो ठीक है, जितना भी हमारा डेटर्स होगा हम उस पर 5% प्रोविजन बना लेंगे. बेड डेट्स की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी. डेटर्स देखते हैं 2 लाख रुपए के हैं, तो डेटर्स भी लिखते हैं 2 लाख रुपए.
इस पे 5% डायरेक्ट प्रोविजन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, अप्रूवल भी नहीं थी पूरे क्वेश्चन में कहीं, और फर्दर फर्दर बैड डेट भी नहीं थे। 10,000 रुपये आ जाएगा इसके ऊपर प्रोविजन, तो बचा 1,90,000 रुपये। साथ में यहां लिखें प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाया हमने, 10,000 रुपए का आपने प्रोविजन बना दिया। अगला 2 एंट्री डन। तीसरा, सैलरी एक बार आउटस्टैंडिंग है 3,000 और प्रीपेड है, जितनी भी सैलरी होगी, सैलरी कितनी है चेक कर लेंगे अभी। सैलरी ये रहा, सैलरी 30,000 दे रखी है, आउटस्टैंडिंग वाली सैलरी जोड़ लो 3,000 रुपए, प्रीपेड वाली माइनस कर दो 2,000 रुपए, खत्म। 29,000 सामने लिख दो। बैलेंस शीट में चलो, प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। कोई डाउट है तो बताना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है हमारी, 3,000 रुपए। अगली एंट्री पे चलें, अगर नेक्स्ट एंट्री कहता है इंश्योरेंस 2,000 रुपए प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस भी चेक कर लो कितना, ये रहा इंश्योरेंस 12,000 रुपए का, इंश्योरेंस है भाई 12,000 रुपए का, 12 था ना इंश्योरेंस, हाँ 12,000 रुपए का। ये प्रीपेड है थोड़ा सा 2,000 रुपए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने 3 लेस कर दिया ना, अभी ठीक करता हूँ 1 मिनट। प्रीपेड 2,000 रुपए है तो ये बच जाएगा 10,000 रुपए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे भी लिख देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए, 30 + 3 33 - 2 31 होगा ये। तो ये एंट्री भी कर दी। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस भी डाल देते हैं यहाँ पर। ऑफिस एक्सपेंस हमने चेक किया तो ऑफिस एक्सपेंस कितना मिला यहाँ पर, ऑफिस एक्सपेंस था हमारा 12,000 रुपए का, उसमें आउटस्टैंडिंग वाला जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस है 8,000 रुपए, जोड़ दिया, तो ये हो गया 12 और 8 20,000 रुपए। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 रुपए का। स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, पर्सनल यूज के लिए, और फिर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पर आ जाएगा और बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 रुपए का, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी परचेज होगी, परचेज में से तो पहले घटाना पड़ेगा मुझे 6,000 रुपए, क्योंकि प्राइवेट यूज है, ये ड्राइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग, ये ड्राइंग का काम करेगा 6,000 रुपए वाला पार्ट, ठीक है ना। तो स्टॉक जो भी हमने निकाला है 6,000 रुपए का, ये क्या बन जाएगा हमारा, ड्राइंग बन जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं फिर इसका। एक ट्रीटमेंट और होती है इसकी, तो कैपिटल से लेस करना पड़ेगा 6,000 रुपए, कैपिटल जो भी होगी उसमें से 6,000 रुपए स्टॉक लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। साथ ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 60,000 रुपए का, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री हम डाल देंगे साथ के साथ। बताएं यहाँ तक किसी भी एडजस्टमेंट में अगर किसी को कोई समस्या लगी हो या डाउट आ रहा हो तो बताओ, ठीक है। चलिए जी, तो सारी एडजस्टमेंट तो डाल दी, अब कॉपी कर देते हैं। कैपिटल 1 लाख, फर्नीचर 20,000 डाल दिया हमने, परचेज 1,50,000 रुपए, परचेज डाल देते हैं, कैपिटल अभी डाल देंगे, परचेज हो गया, डेटर्स हो गया, इंटरेस्ट अर्न 4,000 रुपए, पीएनएल में क्रेडिट, इंटरेस्ट अर्न कितना 4,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, सैलरीज डन, सेल्स 3,21,000 रुपए, सेल्स है हमारी
3,21,000 रुपए की, और परचेज रिटर्न 5,000 है, तो परचेज रिटर्न भी लेस करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न भी लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न कितना है हमारा 5,000 का, तो 6 और 5 11,000 रुपए हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये बच जाएगा 1,39,000 का। ये भी डन, ये भी डन। वेजेस 20,000 रुपए के हैं हमारे पास, वेजेस है हमारे पास 20,000 रुपए के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड। वेजेस हो गया। रेंट है 15,000 रुपए का, तो यहाँ पे रेंट भी डाल देते हैं, टू रेंट। रेंट आ गया कितना 15,000 रुपए। सेल्स रिटर्न 10,000 रुपए, तो इसमें से लेस कर दो सेल्स रिटर्न, सेल्स में से 3,21,000 में से 10 चला गया, तो 3,11,000 रुपए बच गया। नेक्स्ट एंट्री, बेड डेट 7,000 रुपए, तो इसको पीएनएल में डाल देते हैं डायरेक्ट, टू बेड डेट्स। बेड डेट है हमारे पास 7,000 रुपए का। फिर है क्रेडिटर्स 1,20,000 रुपए, क्रेडिटर है 1,20,000 रुपए का। ड्राइंग्स 24,000 रुपए, माइनस कर दो इसमें से। ड्राइंग्स भी कर दी। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, पहले से प्रोविजन दिया हुआ है, क्रेडिट में डाल देते हैं उठा के इसको। जो ओल्ड प्रोविजन दिया है वो हमने क्रेडिट में लिख दिया, उसको डेबिट वाले प्रोविजन में से लेस भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में ऐसे ही किया होगा तुम्हारी, बट क्रेडिट में लिख दोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी इधर उधर देखने की, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है 6,000 रुपए। अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपए का, ये भी यहीं पर आएगा, खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है हमारा 8,000 रुपए का। इंश्योरेंस ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंस लिख चुके हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो सारी एंट्री लिख दी। कैपिटल लिखनी रह गई थी बस, 1,00,000 रुपए की कैपिटल गिवन थी, तो कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए, ठीक है। आप टोटल लगा लेते हैं, क्वेश्चन खत्म। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके रखें, कोई एंट्री छोड़ी नहीं, सारी एंट्री हमने कर दी। प्रैक्टिस होगी जिसकी उसका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। 3,11,000 प्लस 60,000, टोटल हो गया इधर का 371, 3,71,000, 371,000। यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, -50,000 -139 -20 162, 162। ग्रॉस प्रॉफिट 1,62,000। नीचे भी टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। जो भी डिफरेंस होगा वो बन जाएगा हमारा तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 162 प्लस 4 प्लस 162 प्लस 4 प्लस 6, ये आ गया टोटल 172। माइनस कर देंगे इसमें से 2,000 माइनस 10,000, 31, 15, 10 और 20, देन 7 और 8, ठीक है। तो नेट आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 69,000 का। नेट प्रॉफिट को उठा के क्या करना है, हमेशा कैपिटल में ऐड कर देना है, लॉस हो जाए तो कैपिटल से माइनस कर देना है, सिंपल एंट्री है। कोई समस्या हो तो बताओ यहां तक। नेट प्रॉफिट 69,000, 69 प्लस 1,00,000 माइनस 6 माइनस 24, कैपिटल आ गई 1,39,000।
1,39,000, 139 प्लस 1,20,000 का हमारा क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, 8,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 2,70,000, 270 टोटल आ गया बैलेंस शीट का। एसेट्स में भी देखते हैं, सारी चीजें तो वैसे लिख दी थी हमने, 16,000 रुपए प्लस 1,90,000 रुपए, 2,000 रुपए और 2,000 रुपए प्लस 60,000 रुपए, टोटल सेम 2,70,000 रुपए। तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, बस सारी एंट्री को ध्यान से करें, कोई एंट्री छोड़े ना, और प्रॉपर एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस डन हो गए, एक तो मॉडल से करा दिया मैंने, एक ये एग्जाम्स का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, भी टाइम है। इसका मतलब होता है वो ऑलरेडी एसेट्स में से लेस है, फिर अगर वो डेबिट में है तो। ठीक है ना, अगर डेबिट में है तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी एसेट्स में से लेस है। जैसे ये वाला प्रोविजन कह रहे हो ना आप 2,000 का, देखो इसको मैं यहां से हटाऊं तो इधर 2,000 कम हो जाएगा, लेकिन इसमें से फिर मुझे लेस करना पड़ेगा 20 में से। प्रोविजन दिखाने के दो तरीके हैं, जैसे डेबिट में यहां पर मैंने फर्नीचर लिख दिया 20,000 और प्रोविजन इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो 18,000 और इसको कितना लिख दो 2,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी लेस हो चुका है, तभी वो इक्वल रहेगा ट्रायल बैलेंस। अगर डेबिट में होता है इसका मतलब एसेट्स में से मुझे लेस नहीं करना है, वो ऑलरेडी एसेट्स में से लेस हो चुका है, और डायरेक्ट इसको कहां पर दिखाना होता फिर पीएनएल में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर होता तो हम उसको मानते, अगर ऑनर का होता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ड्राइंग मान लेते, बट अगर एम्प्लॉय का होता तो पीएनएल में डेबिट करते। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मिस्टर अरविंद का अगर लाइफ इंश्योरेंस होता, एलआईसी किसकी पे कर रहे होते, मिस्टर अरविंद की, देन इट इज ड्राइंग। लेकिन अगर एम्प्लॉय का अगर आपने प्रीमियम जमा कराया है, इनकी एलआईसी करा रखी है एम्प्लॉयज की, देन पीएनएल में डेबिट। बताओ जी, और कोई ऐसे डाउट्स? क्या चीज? लूज टूल्स, लूज टूल्स बिल्कुल एसेट्स में आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर। शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है हमारी करंट एसेट्स, जैसे स्टॉक होता है वैसे ही लूज टूल्स भी होते हैं, स्टॉक का पार्ट होता है। एक मिनट, ये हमने कर लिया था। चलिए जी, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, रीड करें। श्रीपतित बंसली, श्रीपतित बंसली सबमिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज नॉट बीन एबल टू एग्री, ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है इनका, रीराइट द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन कहता है रीराइट करें ट्रायल बैलेंस को, देखें एडवांस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा। फिर उसके बाद प्रिपेयर करें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इन्होंने कहा कि हमने जो ट्रायल बैलेंस बना के दिया है वो सीधे सीधे गलत है, गलत है तो उसको ठीक कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक करने के बाद क्या करो, फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लेना अपना। बताओ कैपिटल ठीक लिखी है या नहीं लिखी, बताएं। 16,000 रुपए इन्होंने क्रेडिट में लिख कर दिया है, क्या ये ठीक है? ओके, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, ये भी ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है, ये गलत है, मैंने मार्क कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक गलत है, क्लोजिंग स्टॉक पहली बात तो ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है, इन्होंने गलत लिखा, ओपनिंग भी लिखा और क्लोजिंग भी लिखा, और क्रेडिट में लिख दिया, ये तो बिल्कुल गलत कर दिया।
क्लोजिंग स्टॉक को हटा देंगे हम ट्रायल बैलेंस से। ड्राइंग्स डेबिट में आती है, बिल्कुल ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सॉरी रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, बताओ कहां पर आना चाहिए था? सेल्स कहां पर आती है? क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न कहां पर आएगा फिर? डेबिट में। ओके, दो गलती मिल गई हमें, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की गलती मिली, दूसरी किसकी मिली? रिटर्न इनवर्ड की। कैरीज इनवर्ड खर्चा होता है, बिल्कुल ठीक है। डिपॉजिट्स विद एक्स, डिपॉजिट विद एक्स का मतलब है हमने कहीं पैसे जमा कर रखे हैं, जमा कर रखे हैं तो डेबिट में आने चाहिए, ये भी गलत है। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट में आना चाहिए, ये भी गलत है। कैरिज आउटवर्ड, बताओ ये खर्चा इन्होंने क्रेडिट में लिख रखा है, ये भी कहां पर आना चाहिए? ये खर्चा डेबिट में आना चाहिए। किसी को डाउट हो तो बताएं भाई, खर्चे कहां पर आते हैं? डेबिट में आते हैं, तो डेबिट में ही आएंगे। रेंट पेड ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट है तो कहां पर आना चाहिए था? ये वाला, ये गलत लिखा हुआ है, ये क्रेडिट में आना चाहिए था। परचेज ठीक लिखी हुई है इन्होंने डेबिट में। डेटर्स भी ठीक लिखे हुए हैं, क्रेडिटर्स भी ठीक लिखे हुए हैं, फर्नीचर भी ठीक है, सेल्स भी ठीक है, वेजेस भी ठीक है, कैश भी ठीक है, गुडविल भी ठीक है, और एडवर्टीजमेंट भी ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो पता चल गया क्या क्या एंट्री गलत है। उसके बाद एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। कहता है एडजस्टमेंट में राइट ऑफ ₹600 एज बेड एंड मार्क रिजर्व, रिजर्व बनाना है 5%, ठीक है बना देंगे। स्टॉक वैल्यू 2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, कर देंगे एडजस्ट। कम क्लेम मिला 1500, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाना है। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट बिल्कुल बहुत आसान एडजस्टमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रायल बैलेंस रीराइट करना पड़ेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रायल बैलेंस रीराइट करने जा रहे हैं। तो हम बनाएंगे पहले तो ट्रायल बैलेंस। चलो जी, ये आ गया यहां पर। इतने ही पार्ट की हमें जरूरत है, बस एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले तो हम एक बार ट्रायल बैलेंस बना लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है फिर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। चलो जी, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। रीराइट, एक कॉलम डेबिट, क्रेडिट, क्या लिखें इसको? रीराइट ट्रायल बैलेंस, रीड्राफ्ट, रीड्राफ्टेड ट्रायल, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट कर देते हैं। श्री पाटिल का, पतित का हमने क्या करा? ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट। सबसे पहले कैपिटल गिवन है, कैपिटल लगता है ठीक है 16,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बताओ, ओपनिंग स्टॉक, ये भी ठीक है 17,500। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं लिख रहे हम, क्योंकि ये जाता है एडजस्टमेंट में, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे। ड्राइंग 3305, ये भी ठीक है। ड्राइंग कितनी? 3305। रिटर्न इनवर्ड, बताओ रिटर्न इनवर्ड कहां पर आएगा? ठीक करो इसको। रिटर्न इनवर्ड हमें लिखना चाहिए कहां पर? डेबिट में। सेल्स रिटर्न है क्योंकि, इसलिए 550 रुपए। कैरिज इनवर्ड, ये ठीक है। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड तो बिल्कुल ठीक है, 1240 रुपए। अगला डिपॉजिट्स, अरे डिपॉजिट्स करें, डिपॉजिट्स तो एसेट्स होती है, कहीं पे भी करें हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के पास हमारे डिपॉजिट्स हैं 1400 रुपए के, एसेट्स में आएंगे। अगला रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड कितना है आपका? 840 रुपए का, ये भी गलत लिखा था इन्होंने, क्रेडिट में आएगा। अगला देखो,
कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है इनका 725 रुपए, ये भी डेबिट में आना चाहिए। इन्होंने खर्चे तक क्रेडिट में डाल दिए। उसके बाद रेंट पेड, ये ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल, रेंट पेड 800 रुपए है, और रेंट आउटस्टैंडिंग गलत लिखा हुआ है इन्होंने। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने रुपए 150 रुपए। अगली एंट्री पे चलते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद गिवन है परचेज, परचेज भी ठीक है 13,000 रुपए का। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हैं भैया 5,000 रुपए के। फिर है हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है 4,000 रुपए का। अगला फिर फर्नीचर, फर्नीचर भी दिया हुआ है 1,500 रुपए का, तो फर्नीचर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सेल्स 29,000, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ठीक है प्रॉब्लम वहां नहीं है, ठीक है, जो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत है सिर्फ उसी एंट्री को ठीक कर दें बस। तो ट्रायल बैलेंस हो गया, बस रीड्राफ्ट और कुछ नहीं करना था। डेटर क्रेडिटर फर्नीचर सेल्स लिख दिया हमने, वेजेस आ गया। अब तो सारी एंट्री ठीक थी भाई। वेजेस है 850, और कैश है हमारा कितना 1800। गुडविल, गुडविल है आपके पास, कैश गलत लिख दिया ना, गुडविल 1800 है, कैश 1370 रुपए था, तो ठीक कर लेंगे इसको। कैश एक बार ठीक कर लेते हैं 1370 रुपए। एडवर्टाइजमेंट 950 रुपए। लो जी हो गया, खत्म। सारी एंट्री हमने डाल दी जितनी एंट्री थी। अब टोटल लगा लो इसका, जितनी एंट्री थी वो हमने डाल दी सारी की सारी। अब लगा लेंगे इसका टोटल, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है या नहीं आता। क्रेडिट का टोटल लगा रहा हूं पहले, 16,000 प्लस 840 प्लस 150 प्लस 4,000 प्लस 29,000, 49,990। अगर बराबर नहीं आएगा तो हमें डालना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि हमने ये ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट किया है। इस टाइम अगर ये बराबर ना आए तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। डेबिट में टोटल करते हैं 17,500, 3,305, 550, 1,240 और 1,400, 725, 800, 13,000, 5,000, 1,500, 850, 1,370 और 1,800 और 950, 49,990। चांस की बात है कि ये मैच हो गया 49,990। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो मैच नहीं होता, कोई बात नहीं, मैच नहीं होता तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और सस्पेंस को अगर डेबिट में आ रहा हो तो पीएनएल में डेबिट में डाल देना, क्रेडिट में आ रहा हो तो क्रेडिट में डाल देना। यहां तक बताएं कोई डाउट है तो, ठीक है डन। एडजस्टमेंट तो सेम ही रहने वाली है। तो रीड्राफ्ट हो गया ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बना लेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। देखें ठीक है, ये रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस और हमारी एडजस्टमेंट्स यहां से ले लेते हैं। ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट्स।
एक बना देना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड पेज पे बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के अपने, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स वाले मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। बैलेंस शीट ये बन गया हमारा एसेट्स और इधर बन गई हमारी लायबिलिटी। देखो जी क्या करना है अब, पहली एडजस्टमेंट तो बेड डेट से रिलेटेड है। एक मिनट, इसको आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, बस पहली एडजस्टमेंट है बेड डेट से रिलेटेड, ठीक है। बेड डेट हुआ फर्दर वाला 600 रुपए। पहले से भी बेड डेट था क्या कुछ? पहले से बेड डेट्स नहीं था। पहले से बेड डेट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर नया वाला डाल देंगे यहाँ पर। पहले से बेड डेट्स कितना नया वाला कितना आया है? 600 रुपए। साथ में डेटर में से भी माइनस करेंगे और 5% प्रोविजन बनाएंगे। डेटर से 5000 का, तो साथ के साथ एडजस्टमेंट कर देते हैं। डेटर्स 5000 रुपए के, उसमें से 600 रुपए तो बेड डेट्स हो गए, तो बचे डेटर्स कितने के? 4400 के। इस पे 5% हम प्रोविजन बना देंगे। 5% प्रोविजन बना देंगे। प्रोविजन आएगा 220 रुपए। 5% प्रोविजन बना दिया 220 रुपए का, तो डेटर बच गया 4180 रुपए का। इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो? डेटर्स में, ठीक है। तो प्रोविजन यहां लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 220 रुपए। फिर स्टॉक 2000 रुपए का डिस्ट्रॉय हुआ। अभी करते हैं इसकी एंट्री। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10%, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना था? देखो यहाँ पर फर्नीचर कितना था? 1500 का 10% 150 रुपए। फर्नीचर बच गया 1350 का। फर्नीचर था कितने का हमारे पास? 1500 रुपए का, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया 150 रुपए। अगर डेप्रिशिएट हो गया तो 1350 रुपए का फर्नीचर बच जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री रहती है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? देखो यहां से देखते हैं। अगर मैं यहां से क्लोजिंग स्टॉक देखूं वापस, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 18,790 रुपए का। 18,790। उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता। जो ट्रीटमेंट करनी होती है वही कर दो इसकी। क्लोजिंग स्टॉक 18,790 रुपए, ये यहां पर डाल दो। और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे भी डालो। क्लोजिंग स्टॉक को इसमें भी डालना पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा है। 18,790 रुपए। बताएं यहां तक कोई समस्या है तो? ठीक है, खत्म। एडजस्टमेंट खत्म। एक 2000 वाली एडजस्टमेंट रहती है, और कोई एडजस्टमेंट थी नहीं क्वेश्चन में शायद। पहली एडजस्टमेंट कर दी, दूसरी अभी नहीं करी है हमने, तीसरी भी कर दी। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट अभी कर देंगे। चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले कैपिटल दे रहा है 16,000 रुपए की। लिखो कैपिटल। कैपिटल में एंट्री डालेंगे 16,000 रुपए। अगली एंट्री ओपनिंग स्टॉक 17,500 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 17,500 रुपए। ड्रॉइंग्स 3305 माइनस कर लो इसमें से। ड्राइंग है 3305 की। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। जो सेल्स होगी उसमें से हम माइनस कर लेंगे 550 रुपए रिटर्न इनवर्ड के। कैरेज इनवर्ड 1240 रुपए, ये तो यहां पर आ जाएगा। तो कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 1240 रुपए।
डिपॉजिट्स विद एक्स, एसेट्स होते हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स बैंक में कराओ या किसी पर्सन के पास कराओ, डिपॉजिट विद एक्स 1400 रुपए के एसेट्स हैं हमारे डिपॉजिट्स। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, जो भी परचेज होगी उसमें से माइनस कर देंगे कितने रुपए रिटर्न आउटवर्ड, 840 रुपए माइनस कर लेंगे, 840। कैरेज आउटवर्ड 725 टू कैरेज आउटवर्ड 725 रुपए। फिर है रेंट पेड, टू रेंट पेड, रेंट हमने पे करा है भाई 800 रुपए का, रेंट पेड डाल देंगे डेबिट साइड। परचेज, परचेज गिवन है 13,000 रुपए की, देखो ध्यान से 13,000 में से 840 घटाओ, 13,000 माइनस 840 ही आ गया 12,160 रुपए, 12,160 रुपए परचेज तक आ गए। फिर डेटर्स 5,000 रुपए का, क्रेडिटर 4,000 रुपए के। डेटर 5,000 रुपए लिख दिया है, क्रेडिटर कितने के, 4,000 रुपए के। क्वेश्चन खुद कह रहा है क्रेडिटर कितने के हैं, 4,000 के, निकालना नहीं है, दिया हुआ है। फर्नीचर 1,500 लिख दिया हमने। सेल्स 29,000, 29 माइनस 550, 550 रुपए घटा दोगे इसमें से तो ये आ गया 28,450 रुपए। अगला क्रेडिटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, सेल्स भी हो गया। वेजेस 850 रुपए, तो वेजेस भी डाल देते हैं, वेजेस यहाँ लिख देते हैं टू वेजेस। भाई वेजेस है कितना हमारे पास, 850 रुपए का। फिर अपने पास कैश 13,700, गुडविल 1,800। कैश भी गिवन है, कैश कितना गिवन था, 13,700 रुपए। ठीक है, कैश लिख दिया हमने 13,170 है, सॉरी 1 मिनट। कैश है हमारे पास 1,370 रुपए। बाकी गुडविल है, गुडविल, गुडविल कितनी थी एक बार देख लेते हैं। गुडविल दीजिए 1,800 रुपए की, तो गुडविल भी लिख दी हमने 1,800। फिर एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है 950 रुपए। टू एडवर्टाइजमेंट 950 रुपए। यहां तक कोई समस्या है तो बताएं, सारी एंट्री ऑलरेडी डन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है, नहीं तो फिर टोटल कर लेते हैं इसमें अपना। ठीक है, एक एंट्री छोड़ी थी वो भी कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ 2,000, 2,000 का स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम मिला था 1,500 का। ठीक है, तो ये परचेज में माइनस करना था, परचेज में माइनस करने की इधर जगह नहीं है तो यहां पर लिख देता हूं मैं इसको। देखो भाई लॉस बाई फायर, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज में से माइनस कर सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं लॉस बाई फायर कितने रुपए का हमारा, 2,000 का। हालांकि यहाँ जगह होती तो इसमें से माइनस कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट में लिख दो, प्रेजेंटेशन सेम है। 2,000 का नुकसान हुआ, क्लेम कितना मिलेगा हमें, 1,500, यानी 5,000 रुपए का नुकसान रह गया बस। लॉस बाई फायर कितना रह गया, सिर्फ 500 रुपए का। जितना नुकसान होगा वो डालोगे आप कहां पर, पीएनएल में, बस। 1,500 रुपए जो क्लेम मिलेगा, क्लेम डालेंगे हम एसेट्स में। क्लेम फॉर लॉस कितना मिलेगा हमें, 1,500 रुपए तो मिल जाएंगे, तो लॉस तो 500 का ही हुआ। इसका मतलब है परचेज कम कर दी 2,000 रुपए से, नुकसान 500 का ही हुआ, क्लेम मिल जाएगा बाकी। ठीक है, टोटल कर देते हैं, 28,450 रुपए जमा 18,790 रुपए जमा 2,000 रुपए। ठीक है, टोटल आ गया अपना 49,240, 49,240, 49,240। ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कितना आया, माइनस 17,500, 12,160, 850 और 1,240, लेस कर दिया 17,490 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट में। ट्रांसफर कर लो बाई ग्रॉस प्रॉफिट,
17,490 रुपए टोटल लगा लो इसका भी। एक मिनट, 17,490 क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो भाई 17,490 में से खर्चे माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। तो माइनस करते हैं पहले 600, फिर करते हैं 220 घटा 150, 7258000950 और 500 सब लेस कर दिया तो बच गया 13,545, 13,545 रुपए, 13,545 रुपए का आ गया अपना नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में जोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट आ गया 13,545 रुपए प्लस 16,000 कैपिटल के माइनस 3305 ड्राइंग के, ड्राइंग वाला अमाउंट लेस कर देंगे तो ये आ गया 26,240 रुपए। ठीक है, एक एंट्री और थी अपने पास, क्या रहेगा ये, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था, 150 रुपए लाइबिलिटी में, तो रेंट आउटस्टैंडिंग भी लिख देते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग है 150। अब टोटल लगा लेंगे इसका, और कोई एंट्री तो थी नहीं, यही एंट्री छोड़ी थी हमने, तो इसका टोटल देखते हैं कितना आता है। 26,240 जमा 4,000 जमा 150, 30,390 रुपए लाइबिलिटी साइड का टोटल। एसेट्स में देखते हैं 1,350 जमा 1,400, 18,790, 4,180, 1,370 और नेक्स्ट है 18। गुडविल 1,800 रुपए थी, ठीक है, और लास्ट का रह गया 1,500 रुपए, 30,390 रुपए। दोनों साइड बैलेंस शीट आपकी इक्वल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस शीट बन गई हमारी। तो जो क्वेश्चन मैं कराता हूं क्लास के अंदर उसको एक बार खुद से बैठ के भी बिना देखे